Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. I am Anshuman and today we are going to see lecture 27 in our CSAT practice series initiative for your attempt of civil service examination in 23 और 24. ठीक है, तो इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी जो है अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी देखे हैं. आप जो है पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और अभी पता है आपको काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है आपके प्रीलिम्स में, तो अब आप जो है थोड़ा सा सीसैट पे अगर अभी टाइम डेडिकेट कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि लेटर ऑन फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना होगा. ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगेन, जो कि सीसैट रेलिवेंट हैं, एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. ओके, और हम लोग कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअल रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का कोशिश करेंगे. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम हो सकता है हम लोग ट्राई करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट्स नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी 3 नॉन जीरो इवन इंटीजर्स विदाउट रेपिटेशन. देखिए ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में, तो आपको लग रहा होगा कि दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम. लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ, मतलब फर्स्ट इंस्टेंस पे लगेगा काफ़ी लोगों को, लेकिन दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट और बेसिकली परमुटेशन आप बोल सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने इसलिए लिया है आज के दिन, क्योंकि अगर आप बोलेंगे 21 और 22 में दोनों साल इसी तरह का कुछ कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आए. अब ज़रूरी नहीं है कि 23 में भी इसी तरह का क्वेश्चन आए, लेकिन इसके कंसेप्ट पे बेसिकली अरेंजमेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. इसी कारण मैंने ये क्वेश्चन जो है आज लिया है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या आपको देखिए वर्ड्स को ध्यान देखना है. फाइंड द लीस्ट मतलब सबसे कम, पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड बाय एनी 3 नॉन जीरो इवन इंटीजर्स. अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट है नॉन जीरो इवन इंटीजर्स. तो नॉन जीरो इवन इंटीजर्स की बात हम लोग करें तो अगर इंटीजर्स की बात करें, आपको पता है यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स की ही बात हो रही है, तो यहाँ पर नॉन जीरो इवन इंटीजर्स का बात हो तो कौन सा होगा आपका? जीरो. इवन की बात हो रही है, 0, 4 एंड 6. अब देखिए जीरो भी जो है दैट इज ऑल्सो अ इवन इंटीजर. ठीक है, लेकिन हम जो है उसको यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है कि नॉन जीरो होना चाहिए, और उससे जो है हम लोग 3 डिजिट नंबर्स बनाएंगे. तो 2, 4, 6 और एक और कौन सा पॉसिबिलिटी है आपका? 8. ठीक है, यही सिंगल डिजिट्स है, इसके बाद तो डबल डिजिट स्टार्ट हो जाता है, तो उसे आप जो है 3 डिजिट नंबर नहीं बना सकते. अब यहाँ पे आपके पास ये तो हो गया, आपने चूज कर लिया कि यू हैव ये पॉसिबिलिटीज हैं आपके नॉन जीरो इवन इंटीजर्स का. अब यहाँ पे बात आती है लीस्ट पॉसिबल सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड. अब इससे इन्हीं डिजिट्स को यूज करते हुए अगर आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो और वैसे नंबर्स बनाइए जिनको अगर हम लोग ऐड करें तो उनका सम जो है वो लीस्ट पॉसिबल सम जो होना चाहिए, और वो सम आपको बताना है. ठीक है, तो अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आपको सम ही लीस्ट लाना है, इफ़ यू हैव टू फाइंड द लीस्ट सम, तो आपको सबसे छोटा इंटीजर ही लेना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप बड़ा इंटीजर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप जो है 468, 468, 268 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा नंबर जो आपको मिलेगा और उसके सम को भी जो सबसे छोटा करना है, तो आप किसको चुनेंगे? सबसे 3 छोटा इंटीजर्स को, दैट इज 246. ठीक है, ऐसे इसके अलावा आप 468 कुछ भी चूज कर सकते हैं, आप उसे नंबर्स बना सकते हैं, उसका कुछ सम आएगा, लेकिन दैट विल बी ग्रेटर देन इफ हम लोग नंबर्स फॉर्म करें फ्रॉम 246. ठीक है, अब देखिए आपके पास यू हैव 3 प्लेसेस, यू हैव 3 इंटीजर्स. जब मैंने बोला है कि सारे कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विशेबल होते हैं और उनको 3 प्लेसेस पर अगर अरेंज करना है, तो इसका क्या होता है? सिंपली कितने वेज में आप करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी हम लोग लिखते हैं डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है, तो अगर आप 3 फैक्टोरियल वेज में 2, 4 और 6 को अरेंज करेंगे, ठीक है, तो यानी टोटल पॉसिबल कितने नंबर्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है आपका? 6. तो आपके टोटल ऐसे कितने बनेंगे? 6 नंबर्स बनेंगे. चलिए हम लोग बना भी लेते हैं. अगर आप नंबर को बनाएंगे, दैट इज हम लोग चलिए देखते हैं 2, सबसे पहले 2, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2, 4, 6. ठीक है, 2 हम लोग कॉमन रखते हैं, 6, 4. उसके बाद अगर हम लोग करते हैं 4, 2, 6. उसके बाद अगर हम लोग करते हैं 4, 6, 2. ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 6 यहाँ पे रख देते हैं तो 6, 2, 4 एंड दिस इज 6, 4, 2. चलिए अब इनका अगर हम लोग सम करते हैं तो कितना हो जाता है? देखिए 6, 4, 10, 16, 16 to 18, 18, 4, 22, 22 is 22, 2 is 24. तो यहाँ पर कैरी ओवर 2 यानी 6 हो गया, 6, 6, 12, 12, 2, 14, 14, 6, 20, 20, 2, 22 एंड 22, 4 एंड दैट इज 6. देन अगेन कैरी ओवर 2 + 2, 4, 4 + 4, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 6, 22 एंड आपका जो है, सॉरी यहाँ पर आपका 2, 2, 4,
4 to 6, सॉरी यहाँ पे 2 to 4, 4 to 6, 6 14 18 18, दिस इज 24 एंड 24 प्लस एंड दैट इज 2664, यानी आपका कितना आ जाएगा 2664, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन बी। आपका जो है लीस्ट पॉसिबल सम जो आएगा, अगर हम लोग एनी 3 नॉन जीरो इवन इंटीजर्स से अगर नंबर्स बनाएं तो लीस्ट पॉसिबल सम कितना होगा? 2664। अब मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से बनाया है विदाउट एनी यूजिंग एनी फॉर्मूलाज या डायरेक्ट, लेकिन आपको पता है कि यूपीएससी में आपके पास इतना समय नहीं होगा, या फिर हो सकता है कि आपको इस तरह का अरेंजमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आ जाए और आपसे गलती हो जाए। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है, मैंने 3 डिजिट बोला है, आपको 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कितने भी डिजिट के नंबर्स बनाने बोल दिए जा सकते हैं और उसके सम निकालने को आपको बोल दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मैंने लॉजिक बताया कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। बस आपको क्या करना है, इसका ऑलरेडी लॉजिक जो है पिछले क्लास में मैंने डील किया हुआ है, अगर आप लेक्चर 2 या 3 में देखेंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला पहले लिखता हूँ फिर सारे टर्म्स को जो एक्सप्लेन करूँगा। n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 111 अप टू n टाइम्स, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, n-1 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स इंटू 111 अप टू n टाइम्स। और ये फॉर्मूला कब का है? जब आपका डिजिट जो है वो विदाउट रिपीटिशन है, मतलब कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं सारे डिजिट्स डिफरेंट है, 2 अलग है, 4 अलग है, 6 अलग है, 2 अलग है, फिर मतलब सारे डिजिट्स आपके डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो n रिप्रेजेंट्स जितने नंबर ऑफ के पास डिजिट्स हैं, जितना डिजिट का आपको नंबर्स बनाना है, तो यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर बनाना है आपके पास? 3, तो n का वैल्यू हो गया 3, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स की बात हो रही है, तो सम जो भी डिजिट्स आपने कंसिडर किया है जिससे आप नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो कौन सा है? 2 4 और 6, तो इनका एडिशन करेंगे तो 2 + 4 6, 6 + 6 12। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, चलिए n-1 फैक्टोरियल में बैठाते हैं, n का वैल्यू अगर 3 है तो 3-1 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? 2 + 4 6, 6 + 6 12, तो आपका हो गया 12 इंटू 111 अप टू n टाइम्स, मतलब जितने भी n होगा आप उतनी बार 111 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास n कितना है? 3, तो बस आप 3 1 लिख दीजिए, ठीक है। तो यानी 111 हो गया। बस आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम आ जाएगा। तो देखिए 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 24, 24 इंटू 111 आप करेंगे तो यू विल गेट 2664। तो आपका सही ऑप्शन है अगेन ऑप्शन बी। और मैंने इसको फॉर्मूला से बनाया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज लॉजिक। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन, अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा जा सकता है सीसैट में, ध्यान रखें इस बातों को। और ये सारी चीज़ जो है ऑलरेडी सीसैट प्रैक्टिस सीरीज में कवर्ड है, आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेक्चर्स स्टार्टिंग के लेक्चर्स में कंप्लीटेड है, तो आप देखिए और समझिए, और बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, और सीसैट जो है दोबारा इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। इस पर गिवन बिलो इज अ पाई चार्ट, यहाँ पे पाई चार्ट है आपको, representing expenditure of a family. What is the central angle of the sector representing child education and entertainment combined? अगर हम लोग यहाँ पर child education और एंटरटेनमेंट, बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ, बेसिक्स से थोड़ा सा चलते हैं, जो है पाई चार्ट का बेसिक्स बताते हैं। और पाई चार्ट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगेन दिस इज फेवरेट ऑफ सीसैट। सीसैट में जो चीज़ फेवरेट होता है वो बार बार पूछा जा सकता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाई चार्ट इस बार भी आ जाएगा, हो सकता है इस बार आपसे बार ग्राफ पूछ दे, लाइन चार्ट पूछ दे, टेबल चार्ट पूछ दे, बहुत सारा होता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में, डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, डिफरेंट उसका तरीका होता है बनाने का। लेकिन आपसे पाई चार्ट से पूछेगा तो पाई चार्ट बेसिकली क्या है? इज अ सर्कल, आपको एक सर्कल में समथिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे जो आप सेक्टर्स देख रहे हैं, जैसे फूड है, हाउसिंग है, एंटरटेनमेंट है, तो ये सेक्टर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने प्रपोर्शन में फूड जो है वो एक्सपेंडिचर का पार्ट है, ठीक है। वैसे ही हाउस रेंट कितना पार्ट है, ये जो है हम लोग सेक्टर से एक सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल, जैसे हम लोग बोलेंगे, पूरे सर्कल का सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री, ठीक है। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। अब देखिए पूरा जो ये एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली है, तो ये बोलेंगे दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ 100% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली, ठीक है। 100% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली को हम लोग रिप्रेजेंट किए इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल। अब उसमें से 25% फूड को चला जाता है, 18% रेंट को चला जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू में नहीं जा रहे हैं कितना वैल्यू हो रहा है, क्योंकि हमें जो है एक्सपेंडिचर का वैल्यू चाहिए होगा, तभी हम लोग उसका 25% 18% निकाल पाएंगे। हमें वैल्यू नहीं चाहिए। आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम लोग ये जो आप देख रहे हैं सेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है चाइल्ड एजुकेशन और इस दोनों को अगर हम लोग मिलाते हैं, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रल एंगल? ये सेंट्रल एंगल मतलब जो सेंटर पे ये सबटेंड कर रहा है, ये दोनों सेक्टर मिला के ये कितना होगा? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको पता है। देखिए ये जो पूरा सेंटर है, इसका एंगल कितना होता है? 360 डिग्री, और ये रिप्रेजेंट करता है 100%। जो भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस सेंट्रल एंगल जो 360 डिग्री है, इट रिप्रेजेंट्स, हम लोग लिख देते हैं ऐसे 100%
रिप्रेजेंट्स 360 डिग्री। ठीक है, तो 1% अगर कोई भी चीज़ का, अगर मैं 1% कोई चीज़ अगर लेता और मैं उसका अगर एक सेक्टर बनाना रहता तो उस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कितना होता? सिंपली यूनिटरी मेथड लगाइए, अगर 1% को अगर आपको निकालना हो तो 1% विल बी कितना डिग्री रिप्रेजेंट करेगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 100, तो आपका कितना आ जाएगा? दैट इज 3.6 डिग्रीज। अगर 1% अगर आप किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे इस पाई चार्ट की मदद से तो वो 1 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 3.6 डिग्री। अब आपके पास क्या है? चाइल्ड एजुकेशन और एंटरटेनमेंट की बात हो रही है, तो चाइल्ड एजुकेशन कंप्राइजेज ऑफ 23% एंड एंटरटेनमेंट कंप्राइजेज ऑफ 9%। तो दोनों को जोड़ दीजिए, 23 प्लस 9 कितना हुआ आपका? 32%। 32%। अब 1% 3.6 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, तो 32% कितना करेगा? सिंपल से आपका है, आपको कैलकुलेशन करना है। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 3.6 इंटू आप करते हैं, दिस इज आपका जो है हो जाएगा, दिस इज, तो ये हो जाएगा 6 2 12 और ये कैरी ओवर 1, 3 2 6 7 एंड 6 3 18, कैरी ओवर 1, 3 3 9, दिस इज 10। तो ये आपका आ जाएगा 2 7 8 15 एंड दिस इज 115.2। ठीक है, तो आपका आ गया 115.2 डिग्रीज। अब आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन में जो है 115.2 डिग्रीज नहीं है। एक बार जल्दी से हम लोग कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 6 2 12, कैरी ओवर 1, 3 2 6, दैट इज 7, 6 3 18, कैरी ओवर 3 3 9, ये आपका हो गया 2 7 8 15, एक ये 1, यानी आपका जो है 115.2 डिग्री होगा। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप ऑप्शंस जो है वो कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका सही क्या हो जाएगा? 115, या आप इसका आंसर नोट कर लीजिए 115.2 डिग्री। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने कंसेप्ट बता दिया कि 100% इज रिप्रेजेंटेड बाय 360 डिग्री। 1% जो है वो कितना हो जाएगा? 1% बेसिकली यूनिटरी मेथड हमने लगाया कि 3.6 डिग्री होता है। अब चाइल्ड एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को आप देखेंगे तो चाइल्ड एजुकेशन 23% है और एंटरटेनमेंट 9% है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32%। 32% के करस्पॉन्डिंग आपका एंगल कितना होगा? सिंपली 1% के करस्पॉन्डिंग 3.6 डिग्री है, तो 32 डिग्री के कितना हो जाएगा? 32 इंटू 3.6। कैलकुलेशन यही है, एक बार आप फिर से चेक कर लीजिएगा, लेकिन आंसर जो है वो दैट विल बी 115.2 डिग्रीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में। कुछ हमने डीआई का सॉल्व कर लिया, कुछ हमने क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व किया। मैक्सिमम लोगों को कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होता है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सीसैट 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो सीसैट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा रैंडम क्वेश्चन आपसे नहीं लेके आ रहे हैं कि जो जान के टफ कर दिया जाए। सिर्फ जो सीसैट में पूछा जाता है वैसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, तो सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है कि आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देयर इज़ नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स। सबसे पहले हम लोग साथ में पढ़ते हैं इस पैसेज को। अगर आपको नहीं पढ़ना है साथ में तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पहले पढ़िए, आंसर ऑप्शंस मार्क करिए, फिर जो आप इसके सॉल्यूशंस को देखिएगा। ठीक है, there is no harm in cultivating habits so long as they are not injurious. Indeed, most of us are little more than bundle of habits. Take away our habits and the residuum would be hardly be worth bothering about. We could not get on without them. They simplify the mechanism of life. Underline भी करते चलते हैं. They simplify the mechanism of life. They enable us to do a multitude of things automatically, which if we had to give fresh and original thought to them each time would make existence an impossible confusion. चलिए एक बार जो है इस चीज़ से समझ में आ रहा है कि बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट हैबिट्स। हैबिट्स का जो है बताया जा रहा है इंपॉर्टेंस लाइफ में क्या है, और स्टार्टिंग में बोला जा रहा है कि देर इज़ नो हार्म इन कल्टिवेटिंग हैबिट्स सो लॉन्ग एज दे आर नॉट इंजीरियस। अच्छे हैबिट्स को, मतलब हैबिट्स आपको कल्टिवेट करने चाहिए, वैसे हैबिट्स जो कि आपको इंजूर, मतलब कुछ गलत आपको बोलते हैं ना कि गलत आदतें नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तब तक आप हैबिट्स पाल सकते हैं। इंडीड मोस्ट ऑफ अस आर लिटिल मोर देन बंडल ऑफ हैबिट्स, मतलब हम लोग जो हैं इज़ अ कलेक्शन ऑफ बंडल ऑफ हैबिट्स, मतलब हम लोग जो भी हैबिट्स आज तक सीखते आए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो खाने का तरीका हो, रहने का तरीका हो, सब हम लोग का हैबिट्स ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो हम लोग को बोल रहा है कि जो पर्सन, एक पर्सन होता है, इज़ अ बंडल ऑफ हैबिट। ठीक है, यहाँ से ये लाइन क्लियर हो गया। टेक अवे आर हैबिट्स, अगर हमसे हैबिट्स, हमारे हैबिट्स हमसे निकाल लिया जाए, हमसे हमारा हैबिट्स छीन लिया जाए, तो द रेसिडम वुड बी हार्डली बी वर्थ बॉदिंग, मतलब उसके बाद कुछ बचता नहीं है हमारे यहाँ। इसका, इस सेंटेंस का मतलब है कि देर इज़ नॉट हार्डली एनीथिंग बचता है जिसके बारे में हम बॉदर करें। वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट देम, उनके बिना भी हम नहीं चल सकते हैं, हमारी आदतें ही हमारी जो लाइफ है। ठीक है, तो वी कुड नॉट गेट ऑन विदाउट देम। दे सिंप्लीफाई द मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, वो जो है हमारे लाइफ को ईजी करते हैं, हमारे लाइफ को जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। बहुत सही बात है हमारा, क्योंकि सारे आदतें से ही जो है हमारा लाइफ चलता है, जैसा हैबिट रहेगा वैसा लाइफ चलता है। दे इनेबल अस टू डू अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली, मतलब आपके बोला जाता है ना कि आदतों में जो शामिल है,
तो जो आपकी आदत में शामिल है वो काम आप ऑटोमेटिकली करते हैं, इनवॉलंटरी, उसको मतलब उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और ये बोला जा रहा है कि इफ़ वी गिव अ फ्रेश एंड ओरिजिनल थॉट, अगर किसी काम को हम लोग आदतवश करते हैं और उसको अगर हम लोग वहां से अगर उस हैबिट को निकाल दें, तो हर काम को करने के लिए हमें जो है हर बार सोचना पड़ेगा। वुड मेक एन एग्जिस्टेंस इम्पॉर्टेंट, मतलब आपके पास, अगर आप सोचिए अगर आपके हैबिट्स को हम लोग निकाल दें तो आपके लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ब्रश करने का हैबिट है सुबह में, अगर मैं उसको वहां से उस हैबिट को आपको निकाल दूं तो आप अचानक से कंफ्यूज हो जाएंगे कि सुबह में मुझे करना क्या है, और जो करना है उसके लिए आप हो सकता है कि आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़े, काफ़ी सोचना पड़े नए तरीके से। ठीक है, तो हैबिट्स जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ्स। अब यहाँ पे क्या है, द ऑथर सजेस्ट्स दैट हैबिट्स टेंड टू मेक आर लाइफ डिफिकल्ट। बिल्कुल गलत, ये तो पहला ही उल्टा है, जस्ट उल्टा मतलब बता रहा है। एड प्रिसीजन टू आर लाइव्स, दिस इज अप टू सम एक्सटेंट राइट, लेकिन प्रिसीजन के बारे में बात नहीं हो रहा है। और यहाँ पर बेसिकली बात हो रहा है कि हैबिट्स जो है वो हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं। ठीक है, और बोल सकते हैं एक तरह से कि जो हैबिट्स से ही हम लोग, अब मेरा लाइफ चलता है, इस तरह से बात ही हो रही है। तो यह प्रिसीजन का बात नहीं हो रहा है, मतलब प्रिसीजन का मतलब हुआ है कि एग्जैक्टनेस। अगर हम वर्ड में बोलो एग्जैक्टनेस, या बोलो कि आप एकदम पिन पॉइंट करके कोई काम करना, ठीक है, तो उस ऑब्वियसली प्रिसीजन का बात नहीं हो रहा है, कुछ और बात हो रहा है। देखते हैं क्या है। मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन जो अभी समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। टेंड टू मैकेनाइज आर लाइव्स, ठीक है, देखिए दिस इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो है बात हो रही है कि हमारा मैकेनाइज, हमें जैसे यहाँ पर बात हुआ है कि बहुत सारा काम हम लोग ऑटोमेटिकली करते हैं, तो ऑटोमेटिकली का मतलब होता है मैकेनाइजेशन, मतलब कोई चीज़ आप ऑटोमेट कर दे रहे हैं, तो मैकेनाइजेशन जो है वो सही है। लेकिन यहाँ पर ये जो टर्म देखिए, आप सेंटेंस का हमेशा ना आप मतलब समझिए कि वो सेंटेंस किस आस्पेक्ट में दिया हुआ है या वो क्या मतलब है। जैसे यहाँ पर अगर आप बोलेंगे इस सेंटेंस को, इट टेंड्स टू मैकेनाइज आवर लाइफ इज टेकन इन नेगेटिव, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव कॉन्सेप्ट है ये बोल रहा है कि हाँ, जो हैबिट्स होता है हमारा वो हमें मैकेनाइज कर देता है। ठीक है, जो कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। हैबिट्स जो है वो आपको बोल सकते हैं वो बहुत सारा मतलब मैकेनाइज नहीं करता है, आपका लाइफ इजी बनाता है। तो ये जो है अगर आप बोलेंगे टसल बिटवीन दो ऑप्शंस, तो दैट इज सी एंड डी, लेकिन आपको जो है जो दैट इज मोर प्रॉपर, दैट इज मोर ब्रॉडर, तो ये हो जाएगा आपका जो है ईजियर वाला बात। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत सारा काम यहाँ पे बोला गया ना कि अगर हैबिट्स हमारे, अगर हम लोग से हटा लिया जाए हैबिट्स, तो हर काम को करने के लिए हमें जो है डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, और हमें जो है एग्जिस्टेंस एंड इम्पॉसिबल कंफ्यूजन बना देगा। ठीक है, तो इसी कारण हैबिट्स की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग अपने मतलब हमारा एज बढ़ता है, हम लोग हैबिट्स सीखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा लाइफ थोड़ा सा ईजियर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा का हम लोग हैबिट डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना, खाना खाना, ठीक है, जिस तरह वॉकिंग करना, इस तरह का हैबिट्स हम लोग डेवलप कर लेते हैं, तो वो जो है हमारे लाइफ को ईजियर बनाता है। तो इसी कारण सबसे बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेक इट ईजियर फॉर अस टू लिव। ठीक है, अगेन लेकिन टसल किसके बीच में है, सी एंड डी। जो पहला है आपका, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं। प्रिसीजन को भी आप बोल सकते हैं कि ये एक बात का बात कर रहा है कि प्रिसाइज करता है हमें। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, बात हो रहा है थोड़ा सा ब्रॉडर कंटेक्स्ट में, तो ईजियर और मैकेनाइज में। लेकिन मैकेनाइज में हमने देखा कि दिस इज अ मोर, अगर आप बोलेंगे तो नेगेटिव कॉनोटेशन में दिया गया है, इसकी टेंड करता है मैकेनाइज करने के लिए, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो सी लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इस तरह के ऑप्शंस सी सैट में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वॉज, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन काफ़ी ईजी लग रहा था देखने में, लेकिन ये एक्चुअली डिफिकल्ट है। कभी कभी क्या होता है कि छोटा पैसेजेस जो है वो आपको ईजी लगेगा, लेकिन ऑप्शंस डिफिकल्ट रहेंगे। जैसे यहाँ पर अगर आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे अगर ये क्वेश्चन मिले, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क करके आगे निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है, सी और डी में आप आके कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी कारण अगर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले, पैसेज आप पढ़ लें, आप इसको क्वेश्चन मार्क करके रखें और दोनों ऑप्शन को देखें। लास्ट टाइम में जो आपको लगे, अगेन आपको पता है वहाँ पर आपको एक रिस्क रहता ही है, 50% तो आपको रिस्क लेना ही पड़ता है, तो वहाँ पर जो है आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो पैसेजेस हैं उसे थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो ऑफ CSAT 2017. By 2020, when the global economy is expected to run short of 56 million young people, India, with its youth surplus of 47 million, could fill the gap. It is in this context that labor reforms are often cited as the way to unlock double-digit growth in India. In 2014, India's labor force was estimated to be about 40% of the population, but 90% of this force was in unorganized sector. Okay. Over the last decade, the compound annual growth rate, जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं, of employment has slowed to 0.5%, with about 14 million jobs created during last year, when the labor force increased by about 15 million. ठीक है, which of the following is the most rational interference from the above passage? क्वेश्चंस को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आपको पता है
क्या मकसद रहता है हमारा कि पहले पैसेज पढ़ें तो एक पता चल जाना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है कि जब ग्लोबल इकॉनमी जो है, ग्लोबल इकॉनमी की बात हो रही है कि जब एक्सपेक्टेड है कि बाय 2020, अब ये 2017 का एग्जाम है तो 2020 तो हम लोग क्रॉस कर गए, लेकिन पुरानी बात है ये। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाय 2021 ग्लोबल इकॉनमी इज एक्सपेक्टेड टू रन शॉर्ट, मतलब जब ग्लोबल इकॉनमी के पास यंग पीपल का शॉर्टेज होगा उसी समय इंडिया के पास यूथ सरप्लस होगा ऑफ 47 मिलियन, और ये जो है इस ग्लोबल इकॉनमी में जो ये गैप क्रिएट होने वाला है उसको ये फिल कर सकता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन समझ में आ गया, आगे देखते हैं। इट इज इन दिस कंटेक्स्ट दैट द लेबर रिफॉर्म्स आर ऑफन साइटेड एज द वे टू अनलॉक डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया। इंडिया में लेबर रिफॉर्म्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वी हैव अ यूथ सरप्लस ऑफ 47 मिलियन, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करने का। अगर हमें लेबर रिफॉर्म्स हम लोग अच्छे से ले आते हैं तो वी कैन टैप और अनलॉक बोल सकते हैं डबल डिजिट ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, इन 2014 इंडियाज लेबर फोर्स वॉज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 40% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर 2014 की बात करें तो उस समय इंडिया का जो लेबर फोर्स था वो करीबन 40% था हमारे पॉपुलेशन का, और बट 93% ऑफ दिस फोर्स वॉज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब इसमें से जो वर्किंग पॉपुलेशन था इसमें से 93% वॉज एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर जो है इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो के बारे में भी बात हो रही है। अब यहाँ पर देखें तो ओवर द लास्ट डिकेड द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, मतलब जो ग्रोथ हुआ है CAGR जिसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट पे, वो काफ़ी कम हुआ है कंपेयर टू दी, आप बोल सकते हैं लेबर फोर्स में जो इंक्रीज हो गया। तो ये इंडिया का प्रॉब्लम है पुराना कि जॉब जो है वो कम ग्रोथ होता है और जो है जो जॉबर्स हैं उनका ग्रोथ ज़्यादा होता है। यहाँ से समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं आपके ऑप्शंस में। ए ऑप्शन है इंडिया मस्ट कंट्रोल इट्स पॉपुलेशन ग्रोथ सो एज टू रिड्यूस इट्स अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए आपको जो है आपके दिमाग पे जो है ऐसा वार करता है सीसैट, इस तरह की चीज़ों को आपने देख लिया कि इसमें बात हो रही है अबाउट पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और या लो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का बात हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने ऐसा ही ऑप्शन दे दिया कि जिसको अगर इस पैराग्राफ का या इस पैसेज का कंटेक्स्ट नहीं पता होगा तो वो डायरेक्टली जो है इन बातों का वो अंडरलाइन करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, तो वो इस ऑप्शन को जो है एक प्रोबेबल ऑप्शन मानने लगे। दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर कहीं पर भी बात नहीं हो रही है कि कंट्रोल करिए, इस बात को ध्यान रखिए, पॉपुलेशन कंट्रोल का बात नहीं हो रहा है। बोला जा रहा है कि इंडिया के पास सरप्लस है, उसको यूज़ किया जा सकता है, उससे बहुत पोटेंशियल है, उसमें डबल डिजिट ग्रोथ हमें दिखा सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल का कहीं भी बात नहीं हो रहा है। तो अगेन जो है अपना अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना होगा। देखिए RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ लोगों के लिए काफ़ी आसान होता है, ठीक है, अगर आप बात करेंगे CSAT में तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी इजी होता है और कुछ लोगों के लिए बहुत टफ होता है। तो इजी किन लोग के लिए होता है? जिनको हैबिट है एडिटोरियल्स पढ़ने का, जिनको एडिटोरियल्स पढ़ने का आदत है, क्योंकि वो एक एडिटोरियल के एक पैसेज को पढ़ के दे डेवलप, उनको एक आइडिया लग जाता है कि इस पैसेज में जो है ये मैसेज निकल के आ रहा है। अब आपको इस पैसेज से जिसको भी जिसका रीडिंग हैबिट है, जिसको उसको फर्स्ट टाइम पे ही पता चल गया कि दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव पैसेज और इसमें बात हो रही है कि इंडिया में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारे डेमोग्राफी को यूटिलाइज करके हम लोग जो है एक ग्रोथ, डबल डिजिट ग्रोथ देख सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज नेगेटिव स्टेटमेंट। ये बोला जा रहा है उल्टा कि हमें अपना पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन इज आर एसेट, ठीक है, तो इसे हमें हमारा एसेट है, तो ये कहीं से नहीं बोला जा रहा है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना है। दूसरा क्या है? लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ इट्स वास्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको दिख गया। देखिए यहाँ पे बात ही हो रहा है कि अगर हम लोग लेबर रिफॉर्म्स लाते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमने बोला कि टैप कर सकते हैं हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ पे, जो आपका सेंटर कोर मैसेज है यहीं पर है। तो आपका ऑप्शन भी जो है वो सबसे प्रोबेबल लग रहा है, लेकिन कभी भी जो है सारे ऑप्शंस को आप देखिए, ऐसा नहीं है। अगर टाइम कम है तो आप तो मार्क करके निकल सकते हैं, लेकिन टाइम अगर आपके पास है, आप अगर प्रॉपर टाइम दे रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को देखिए, हो सकता है इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर ऑप्शन आपके पास मिल जाए। दूसरा क्या है? इंडिया इज पॉइज्ड टू अचीव द डबल डिजिट ग्रोथ वेरी सून। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट। ये जो है डबल डिजिट ग्रोथ तभी होगा जब हमारे पास लेबर फोर्स रिफॉर्म्स आएंगे, ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अधूरा है, तो दिस इज नॉट अ पॉसिबल आंसर। इंडिया इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द स्किल्ड यंग पीपल टू दी अदर कंट्रीज। दिस इज ऑल्सो अ वेरी प्रोबेबल ऑप्शन। दिस देखिए यहाँ पर आप देखिए, इंडिया इज कैपेबल ऑफ सप्लाइंग द स्किल्ड यंग पीपल टू अदर कंट्रीज। इंडिया जो है फर्स्ट लाइन में अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो इस तरह की चीज़ जो है सरप्लस है उसके पास, तो वो फिल कर सकता है गैप को। तो ये स्टेटमेंट भी जो है देखिए, अगेन दिस इज अ वेरी टफ पैसेज एग्जाम के कंडीशन में, लेकिन
अगर हम लोग बात करें तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो है ज़्यादा इनकम पास कर रहा है सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स की बात हो रही है और ये भी बोल रहा है कि लेबर रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया टू मेक ऑप्टिमम यूज़ का मतलब क्या हुआ कि चाहे वो इंडिया में हो या वर्ल्ड ओवर हो, हम लोग अपने लेबर फोर्स को भेज के उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम इन आप बोल सकते हैं ना उसे आउटपुट निकाल पाएँ, ठीक है। और वो जो है वहाँ आप इस सेंटेंस में बता रहा है ऑप्टिमम यूज़ एंड इट्स वास्ट लेबर फोर्स प्रोडक्टिवली, मतलब हम लोग अपने वास्ट फोर्स मतलब लेबर फोर्स को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन जो लग रहा है दैट इज बी अगेन, लेकिन इन ट्यूशन आपको आएगा कि बी और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोर इनकम पासिंग इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। आज जो है ऐसा जानकर हमने ऐसा पैसेजेस लिया है जो कि जिसमें दो ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन आपको पता है दिस इज अ 50% गेम। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपने आधा मैदान फतेह कर लिया, लेकिन इस दोनों के बीच में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और आपको वैसा ऑप्शन चूज करना है जो कि मोर इनकम पासिंग हो, ठीक है। सारे जो आप बोल सकते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज को कन्वे कर रहा हो, और यहाँ पर जैसे ये कर रहा था दैट इज लेबर रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Again, this is a question of CSAT 2017. The greatest blessing that technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possessions. अच्छा, क्या मतलब हुआ? The greatest blessing that technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possessions. The amount of these that can be effectively enjoyed by one individual in one lifetime is not great. Okay. But there is not the same narrow limit to the possibilities of the enjoyment of leisure. The gift of leisure may be abused by people who have no experience of making use of it. Yet the creative use of leisure by a minority in societies has been the mainspring of all human progress beyond the primitive level. बहुत अच्छा पैराग्राफ है। इससे क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट लाइन क्या बोला है? द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग that the technological progress has in store for mankind is not, of course, an accumulation of material possession. मतलब ये बोल रहा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से जो हमें फ़ायदा होने वाला है मैनकाइंड को, या आप बोल सकते हैं जो उससे जो ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग हमें मिलेगा वो डेफिनेटली मटेरियल पोजेशन नहीं है। इसका सेंटेंस का पहला मतलब क्या है कि जो हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से हमें जो मटेरियल पोजेशन मिल रहा है, हम आईफोन्स ओन कर रहे हैं या डिफरेंट चीज़ों को हम लोग ओन कर रहे हैं, जो मटेरियल पोजेशन हो रहा है वो हमारा ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग नहीं है। तो क्या है ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग? द अमाउंट ऑफ दीज दैट कैन बी, अब उसके बाद में बात हो रहा है और ये भी रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों नहीं है ये। इसलिए नहीं है क्योंकि द अमाउंट ऑफ दीज दैट कैन बी इफेक्टिवली इंजॉयड बाय वन इंडिविजुअल इन वन लाइफ टाइम इज नॉट ग्रेट। मतलब आपके पास जो आप बोल सकते हैं ना कि जो आप मटेरियल पोजेशंस जो है गेन करते हैं, चाहे आप फोन्स, टैब्स, जो भी चीज़ आप ओन कर रहे हैं ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, आपके पास जो है इसको इफेक्टिवली इंजॉय करने के लिए आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपके लाइफ टाइम में उतना टाइम ही नहीं है आपके पास कि आप हर चीज़ों को, एक एक चीज़ जो आपने पोजेशन जो आपने गेन किया उसको आप इफेक्टिवली इंजॉय कर पाएँ, ठीक है। बट यही जो है लिमिट, ये आप बोल सकते हैं ना कि एक तरह से लिमिटेशन हो गया कि हमारे पास जितना मटेरियल पोजेशन है हमारे पास उतना एज ही नहीं है, आप एक तरह से बोल सकते हैं, ना ही हमारे पास इतना उम्र है कि हम लोग जो हमने मटेरियल पोजेशंस गैदर किया है उसको हम लोग इफेक्टिवली इंजॉय कर पाएँ इन आवर लाइफ टाइम, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला बात क्या बोलता है कि बट देयर इज नॉट द सेम नैरो लिमिट टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ एंजॉयमेंट, पर यही लिमिट जो है आपके इंजॉयमेंट ऑफ लीजर में नहीं है। लीजर का मतलब क्या हुआ? खाली समय। आपका खाली समय को आप इंजॉय कर सकते हैं और इसमें बहुत, और ये जो नैरो लिमिट जो था हमारा मटेरियल पोजेशंस में कि हर मटेरियल पोजेशन को आप अच्छे से इंजॉय नहीं करते हैं, ये नैरो लिमिट जो है वो इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये बोलता है कि आपका जो लीजर पीरियड है दैट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आप बहुत अच्छे से उसको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, मोर देन मटेरियल पोजेशंस। द गिफ्ट ऑफ लीजर मे बी एब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग यूज ऑफ इट। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जनरली लोग आप देखते हैं, ऐसे भी देखते हैं कि बिजी फॉर नथिंग रहते हैं वर्ल्ड ओवर, जो है आप हमेशा देखेंगे कि लीजर, आप खाली बैठने को जो है बहुत बेकार जैसा देखा जाता है कि आप लीजर में क्या कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जो लोग इसका मतलब जनरली दिस इज एब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग यू, मतलब हर लोग जो है लीजर पीरियड को अच्छे से अपने लाइफ के अपलिफ्टमेंट के लिए या लाइफ को एंजॉय करने के लिए जो है हर लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि सब पीपल जो मैक्सिमम पीपल जो इसको एब्यूज करते हैं। येट दी बोला जा रहा है, येट दी क्रिएटिव यूज ऑफ लीजर बाय, मतलब कुछ जो माइनॉरिटीज़ हैं इन सोसाइटी, कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि इस लीजर पीरियड को आप बोल सकते हैं यूटिलाइज करते हैं और उस लीजर पीरियड में कुछ ऐसा कर जाते हैं
कि जो कि वो बन जाता है मेन स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल। मतलब जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ न्यूटन का। आप सोचिए न्यूटन एग्जांपल है कि वो बोला जा रहा है कि लीजर पीरियड में वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अचानक से उसे एप्पल गिर जाता है और वो उसने जो है ग्रेविटी को जो है डिस्कवर कर लिया। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटी उसने जो है फिर जी एंड ऑल, फिर आप जानते हैं न्यूटन ने क्या किया, लॉज ऑफ मोशन सब चीज़ जो आ गए। तो वो क्या कर रहा था बेसिकली अपने लीजर पीरियड को इंजॉय कर रहा था और उसी टाइम में उसको ऐसा कुछ दिमाग में थॉट आया जो कि हमारे ह्यूमन प्रोग्रेस को जो है बिल्कुल बियॉन्ड द प्रिमिटिव लेवल, जो मेन जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो जनरली वैसे लोगों से हुआ है जो कि अपने लीजर पीरियड में उसको अच्छे से यूटिलाइज किया है। ठीक है, समझ में आ गया, अब इससे ज़्यादा समझने का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इस पैसेज को हमने समझ लिया। आप देखते हैं कि विथ रेफरेंस टू अबव द पैसेज द फॉलोइंग एजम्पशंस हैव बीन मेड। आपसे बोला जा रहा है कि अबव पैसेज में फॉलोइंग एजम्पशंस जो है वो लिए गए हैं। क्या क्या है? फर्स्ट है पीपल ऑलवेज सी द लीजर टाइम एज अ गिफ्ट एंड यूज इट फॉर एक्वायरिंग मोर मटेरियल पोजेशंस। अब बताइए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल दोनों को मिला के एक आप बोल सकते हैं ना दही बना दिया गया है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है कि पीपल ऑलवेज सी द लीजर टाइम एज अ गिफ्ट एंड ऑलवेज कहाँ बोला गया, मैक्सिमम पीपल जो है वो तो इसको देख ही नहीं पाते ना, उनके पास तो मैक्सिमम पीपल यहाँ पे लिखा गया था द गिफ्ट ऑफ लीजर मे बी एब्यूज्ड बाय पीपल हु हैव, मतलब मैक्सिमम पीपल के द्वारा जो है आप बोल सकते हैं लीजर टाइम को एब्यूज किया जाता है, उसको यूज ही नहीं किया जाता है। तो पीपल ऑलवेज सी लीजर टाइम एज अ गिफ्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। एंड यूज इट फॉर, यहाँ पे बोला गया कि कुछ चुनिंदा लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइम को यूज करके कुछ कमाल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल गलत हो गया। आगे देखते हैं, यूज ऑफ लीजर बाई सम पीपल टू प्रोड्यूस न्यू एंड ओरिजिनल थिंग्स हैज बीन चीफ सोर्स ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, यही तो हमने बात किया कि कुछ लोगों के द्वारा इस लीजर पीरियड को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया गया कि उनसे जो है वो चीफ सोर्स बन गए ह्यूमन प्रोग्रेस के। जैसे मैंने एग्जांपल बोला न्यूटन का, आप बाकी लोगों का भी एग्जांपल ले सकते हैं। आप साइंटिस्ट फिलोसफिकल का अगर लाइव फिलोसफर्स का अगर लाइव पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो हमेशा कुछ बैठ के सोचते हैं, लीजर टाइम्स में जो है अपना टाइम दिमाग चलाते हैं और उससे कुछ ऐसा निकाल के लाते हैं जो कि जो है पूरा दुनिया बदल देता है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ दीज अजम्पशंस इज आर वैलिड। तो आपका क्या है, ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ एंड 1 एंड 2, डी नाइदर 1 एंड 2 नॉट 2। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी ओनली, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमने आज देखा अगेन कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, बस सी सैट आपका निकल जाएगा। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन अगर सुधारना है तो एडिटोरियल्स पढ़िए। जो लोग नए हैं जिनको एडिटोरियल पढ़ने का आदत नहीं है, देखिए सबसे पहले क्या हुआ है कि जो कंपाइलेशंस मिलने लगे हैं आजकल करंट अफेयर्स के, ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। ठीक है, अगेन दिस इज़ बहुत सारे फायदे भी हैं इसके, लेकिन एक नुकसान हो रहा है कि आप एडिटोरियल को स्किप कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर यू। एडिटोरियल्स को स्किप नहीं करें, क्योंकि एडिटोरियल से करंट अफेयर्स तो निकलता ही है, आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट का नॉलेज भी टेस्ट होता है, लेकिन सेम टाइम आपका रीडिंग हैबिट डेवलप होता है। क्योंकि जनरली जो होते हैं लोग, अगर आप यूपीएससी के पहले बोलें तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रीडिंग हैबिट अच्छा होता है, जिनका बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, ये सारे चीज़ पढ़ते हैं, तो उनको दिक्कत नहीं आती है। अगेन अब जैसे अगर आप बिल्कुल भी आपको पढ़ने का आदत नहीं है और आप अगर आके कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हैं तो आपको लंबा लंबा कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। सेम चीज़ जो है ये कैट में भी देखने को मिलता है, कैट के एग्जाम में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जिसको आदत नहीं है पढ़ने का, उसको समझने में जो है वो दिक्कत आती है। तो आप रीडिंग हैबिट, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करेंगे तो एक रीडिंग हैबिट ज़रूर डेवलप करिए, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपने देखा, आपसे जो है आप आर्टिकुलेटिव बनते हैं। इवन अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो एडिटोरियल्स पढ़ना या फिर न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप देख रहे हैं कि इसका इंपॉर्टेंस सी सैट में भी कितना ज़्यादा है। तो ये सब हैबिट्स आप धीरे धीरे इनकलकेट करिए। अगर आप नए एस्पिरेंट हैं तो आपके पास टाइम है, 1 साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो है डेफिनेटली इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।